So now we know that we have started from the blood. So in the blood, the cells which are showing high forward scatter and high side scatter are, that means that cells are larger in size and they are granular also. That means they are the neutrophils. तो अब हम आए दूसरे टाइप जिसमें ज्यादा था फॉरवर्ड स्कैटर, साइड स्कैटर कम था, तो वो मोनोसाइट्स हैं. मोनोसाइट्स आर नॉट ग्रेनुलर. द सेकेंड के थर्ड केस इज both are low. Forward scatter is low also and the side scatter is also low. Means सेल का साइज भी छोटा है, साइटोप्लाज्म भी स्मूथ है. तो those type of cells are lymphocytes. तो इस तरह से हम तीनों को अलग अलग कर लेंगे. तो फिर करते कैसे हैं? लाइट यहाँ पर लेजर पड़ा, अब ये क्या किया, फॉरवर्ड स्कैटर पर लाइट जितना भी पड़ा, फॉरवर्ड स्कैटर जितना इसका लाइट का इंटेंसिटी है, ये पीएमटी मतलब होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब. ठीक है, तो ये एक तरह का डिटेक्टर टाइप का है, डिटेक्टर है. फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है. जो लेजर लाइट इंटेंसिटी मेजर होगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है यहाँ पर लगा हुआ है एक, और एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसके ऊपर लगा हुआ है. मतलब अब जो साइड स्कैटर जो इससे लाइट हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तीर आपको दिख रहा है, इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एक ही लाइट कैसे, जब साइड स्कैटर होगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, चारों बगल जाएगा ना. तो हम क्या होता है, यहाँ सीरीज ऑफ मिरर्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे मिरर्स हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि काफी कॉम्पैक्ट मशीन हो गया. पहले बहुत बड़ा मशीन होता था हम लोग के टाइम, बहुत सारा मिरर लगा होता है. जितना भी साइड स्कैटर कर रहा है वो सब मिरर जो है उसको, और मिरर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर सेट होता है, और मिरर जो है उसको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में डाइवर्ट कर देता है. फॉरवर्ड स्कैटर के लिए तो कोई प्रॉब्लम है, ये रे ऑफ पाथ में है, यहाँ से निकला यहाँ से चला गया. साइड स्कैटर के लिए थोड़ा डिफरेंट है कि ये चारों तरफ चारों दिशा में साइड स्कैटर हो रहा है. तो मल्टीप्लायर ट्यूब से पहले मिरर लगा हुआ है, मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करके, ये सिंप्लीफाइड वे में दिखाया गया है आपको. तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में फिर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये डिटेक्ट कर लेता है. तो ये वाला जो डिटेक्ट किया, जो यहाँ से स्कैटर होकर, नाउ दिस इज शोइंग योर द रीडिंग फॉर द साइड स्कैटर, कितना लाइट रिफ्लेक्ट किया, ये उसको पढ़ लिया. और इस तरह से दोनों तरह के सिग्नल जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है इसी मशीन में अटैच. तो ये एनालॉग से डिजिटली कन्वर्ट करके कंप्यूटर अपना डायग्राम शो कर देता कि हाँ भैया इतना आपने 10,000 सेल लगभग घुसाया, इसमें 4,000 सेल में इतना न्यूट्रोफिल है, 5,000 2,000 इतना है, 3,000 इतना है, तो 400 500 इधर भी दिख रहा है. अब नॉर्मल ये सब अलग अलग टाइप का है. कुछ सेल है जो न्यूट्रोफिल के रेंज में है, जिसमें फॉरवर्ड स्कैटर ज्यादा है, लाइट साइड स्कैटर कम है. तो यहाँ पर आगे देखेंगे क्वाड्रेंट होता है फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर का. ठीक है, तो उस तरह से प्लॉट करके वो सेल को सॉर्ट करके स्टडी किया जाता है. आप कहोगे फिर ये रेड और ग्रीन लाइन क्या क्या है? क्या है ये रेड ग्रीन ऑरेंज? ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? नेटवर्क में कोई इशू तो नहीं है? यस सर, आ रही है आवाज. यस सर. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये तो बेसिक पहली बार जब मशीन बना ये फ्लो साइटोमेट्री, तो बेसिक मशीन जो था वो यही काम करता था, फॉरवर्ड स्कैटर को पढ़ता था, साइड स्कैटर को पढ़ता था, और उसको फिर डिजिटली एनालाइज करके एनालॉग, फिर ये अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो गया. अब हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ेंगे ना, समझ लो कि एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये सब एनालाइज किया. बेसिक कंसेप्ट इसका ये लाइट को पढ़ के किया. तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर नया जो क्या किया एडवांसमेंट उन्होंने, कि भाई हम सिर्फ ये दो ही फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्यों, हम इसमें जितना मर्जी उतना लगा दें, और अलग अलग तरह का हम फिर मार्कर को स्टडी करें. मार्कर मतलब सेल के सरफेस पर बहुत तरह का प्रोटीन मौजूद होता है. तो अगर सपोज हमारा इंटरेस्ट है प्रोटीन नंबर 1 को, मतलब सपोज प्रोटीन एक्स को स्टडी करने में, वाई को हमको नहीं स्टडी करना, प्रोटीन एक्स पर स्टडी करना स्पेसिफिकली, तो देन व्हाट वी कैन डू, हम उस सेल को पॉपुलेशन को हार्वेस्ट करके उस एक्स प्रोटीन को टारगेट करके लेवल कर दें फ्लोरोसेंट से, और उस फ्लोरोसेंट का काउंट हम चेक कर लें. तो हम काउंट कर पाएंगे कि कितना नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस ऑफ दैट सेल. सो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ दिस मशीन. ये फैक्ट्स में एडवांसमेंट कर दिया. तो अब ये कैसे करते हैं, जैसे अब हम आपको एक उदाहरण, मैं अपने ही एक्सपेरिमेंट का उदाहरण लेता हूं. हम क्या करते थे, पीएम दिस वाज पार्ट ऑफ माय पीएचडी वर्क एंड वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमको करना क्या होता था,
एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के सेल सरफेस पर कितना कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये एक मतलब बहुत सारे काम थे, एक्सपेरिमेंट थे, ये वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट था मेरा, कि हमको काउंट करना था आरबीसी के सेल सरफेस पर, एरिथ्रोसाइट सेल सरफेस पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी Yes, यस sir. सुन लो, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग कहा, मतलब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे। तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 जो है एक्चुअली एक प्रोटीन है, आपको बताया होंगे, सर्कुलेशन इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्लियर करता है, ठीक है, उससे बाइंड करके कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स का ये रिसेप्टर है। तो कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट का रिसेप्टर है तो वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट का रिसेप्टर बाइंड करता है, एंड टू दैट रिसेप्टर दिस कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर बाइंड्स। तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 अगर आरबीसी के सेल सरफेस पर होता है, बेसिकली उसका मेन फंक्शन यही है, टू कैच द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंड आरबीसी का लाइफ 120 डेज होता है, वो लीवर से तो गुजरेगा ही गुजरेगा सर्कुलेशन में, तो लीवर से जब गुजरता है तो वहां उसका ट्रिमिंग, उसको कैच मतलब कुफर सेल्स होते हैं लीवर में, और कुफर सेल्स जो है उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ट्रैप करके, कैच करके, प्रोटियोलाइज करके, उसको इंटरनलाइज करके प्रोटियोलाइज कर लेता है। तो इस तरह से इफेक्टिवली सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस होता है लीवर में विद द हेल्प ऑफ कुफर सेल्स। मतलब कुफर सेल तो करता है, बट द एजेंट इज बीच में ब्रिज कौन है, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 लेके कौन जाता है, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1। तो अब थ्योरी ये है कि आरबीसी के सेल सरफेस पर जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 प्रेजेंट होगा, सोचने वाली बात है, उतना ज्यादा वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, सामान्य सी लॉजिक है, जब कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का फंक्शन है कि एंटीजन एंटीबॉडी से कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके वो कुफर सेल में डिलीवर, जब ब्लड गुजरता है आरबीसी तो वहां उसका चॉपिंग होता है। तो अगर ज्यादा होगा कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 सेल सरफेस पर, यानी आरबीसी के सेल सरफेस पर, तो ज्यादा क्लियरेंस होगा सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का। दिस वाज द हाइपोथेसिस, मेरा मतलब यही काम था, हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम काउंट करते थे कितना आरबीसी है, तो इसका बेसिकली मलेरिया पर काम था मेरा, तो उसमें इसका एप्लीकेशन था। तो उसमें एक्चुअली क्या है था, इसका भी थोड़ा सा पीछे बता देते हैं आपको, क्यों एक और फायदा होता था उसको काउंट करने से, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर जीन एंड डेंसिटी पॉलीमॉर्फिज्म। ये बेसिक एक कंसेप्ट है, थोड़ा जनरल नॉलेज भी आप जान लो, कि कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 जो है आरबीसी, आपके आरबीसी के ऊपर भी है, मेरे आरबीसी, सबके आरबीसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रेजेंट है, लेकिन कितना नंबर होगा आरबीसी के ऊपर, 1000 में होगा, 10,000 में होगा, कि 1000 में होगा, कि सैकड़ा में होगा, ठीक है, ये डिसाइड होगा जेनेटिकली। ओके, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर जीन डिसाइड करेगा कि कॉपी नंबर कितना होगा आरबीसी के सेल सरफेस पर। तो इससे फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या होता है कि अगर आरबीसी के सेल सरफेस पर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो वो आदमी जो है किडनी डिजीज से वो प्रोटेक्टेड है, किडनी फेल्योर से, अंडर द डिजीज कंडीशन, दैट वाज पार्ट ऑफ माय स्टडी, वो मलेरिया के केस में था। लेकिन बेसिकली उसका मैकेनिज्म क्या था कि इफेक्टिवली जिसके आरबीसी सेल सरफेस पर है, इफेक्टिवली इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है क्लियर हो रहा था वहां पर। अब द थर्ड, तो दुनिया में 3 तरह के लोग हैं, हाईएस्ट एक्सप्रेसर, इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर एंड द लीस्ट एक्सप्रेसर इन द टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। तो आप इंटरेस्टिंगली आप जानना चाहोगे कि मैं कौन सा एक्सप्रेसर हूँ, तो वो डीएनए आइसोलेट करके वो देखना होगा पीसीआर करके। तो उसमें फायदा क्या होता है, सबसे ज्यादा फायदा होता है इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर इंडिविजुअल को, वो डिजीज से प्रोटेक्टेड हो रहते हैं, प्रोटेक्टेड। डिजीज अगर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया या कोई किडनी फेल, किडनी इन्फेक्शन, तो उसमें हाईएस्ट एक्सप्रेसर्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो इफेक्टिवली इम्यून कॉम्प्लेक्स को सर्कुलेशन से निकाल देते हैं। लेकिन जो लीस्ट एक्सप्रेसर है, जिसके ऊपर सैकड़ा में है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 का संख्या,
जिस आरबीसी के ऊपर, जिस आदमी के आरबीसी के ऊपर, यानी उसके सब आरबीसी के ऊपर सैकड़ा की ही संख्या में है कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1, किसी एक आरबीसी के ऊपर नहीं, उसके बॉडी में जितना रेड ब्लड सेल है सबके ऊपर सैकड़ा के नंबर में, और जो हाईएस्ट एक्सप्रेसर है उसके आरबीसी के ऊपर 10,000 के नंबर में है समूह, 10,000, 11,000, 12, 13,000 है, और जो इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर है उसमें 1000 में है, 800, 900, 1000। ठीक है, तो मलेरिया जब होता था तो उसमें ये सीन बदल जाता था, उल्टा हो जाता था, वही जो हाईएस्ट एक्सप्रेसर थे उसको डिसएडवांटेज हो जाता था, क्योंकि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम का जो पैरासाइट है वो इसी स्ट्रेटेजी को यूज करता था डिजीज को इफेक्टिवली सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाने में। दिमागी बुखार का नाम आप लोग सुने होंगे, सेरिब्रल मलेरिया। तो उस केस में जब स्टडी किए तो देख ये रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 क्या करता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम आरबीसी के अंदर घुस जाता है मलेरिया के केस में, और आरबीसी के अंदर जब प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम रहता है तो वो आरबीसी के सेल सरफेस पर एक पीएफईएमपी1 प्रोटीन होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, उसको एक्सप्रेस कराता है। तो ये पीएफईएमपी1 प्रोटीन का जो है एफिनिटी इज विथ CR1। तो इन्फेक्टेड सेल इज एक्सप्रेसिंग पीएफईएमपी1, लेकिन पीएफईएमपी1 का जीन कहां पर है, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम में, पैरासाइट में, पैरासाइट का जीन है, लेकिन प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है आरबीसी के ऊपर, तो आरबीसी इन्फेक्टेड है, तो वो आरबीसी जो है पीएफईएमपी1 का ये चुरा लिया, वहां से टेक्निक स्ट्रेटेजी यूज कर लिया पैरासाइट, पीएफईएमपी1 का एफिनिटी हो गया अब CR1 के साथ, CR1 के साथ वो बाइंड होता है पीएफईएमपी1, लेकिन पीएफईएमपी1 प्रोटीन है किसका, पैरासाइट का, तो पैरासाइट ने उसको एक्सप्रेस करा लिया आरबीसी पर। अब जो आरबीसी इन्फेक्टेड नहीं है, यानी जब इन्फेक्शन होगा तो सब आरबीसी थोड़े इन्फेक्टेड हो जाएगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा कुछ बचेगा, तो जो इन्फेक्टेड नहीं है वो आरबीसी के ऊपर जो सेल के ऊपर जो CR1 है वो आकर के इन्फेक्टेड आरबीसी के ऊपर जो पीएफईएमपी1 एक्सप्रेस हो रहा है उसके साथ बाइंड कर जाता है, तो यहाँ पर फिर एक क्लम्प ऑफ सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो इन्फेक्टेड सेल के साथ मेनी अनइन्फेक्टेड सेल्स बाइंड एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रोजेट। रोजेट बोलते हैं, रोजेट मतलब क्लम्प ऑफ आरबीसीज। अब क्या होता है, इसकी वजह से पेशेंट की जान पर बनाती है, कैसे, क्योंकि यू नो दैट वी हैड द कैपिलरीज, पहले तो मोटा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो क्या पहले वेन है, वेन के बाद वेन्यूल्स है, फिर धीरे धीरे फाइन कैपिलरीज है, माइक्रोवेस्कुलेचर है, एंड इन द माइक्रोवेस्कुलेचर जो डायमीटर है 1 सेल एट अ टाइम दे पास, ऐसा नहीं कि बहुत सारा सेल, तो एकदम टिप तक गया, आपके फिंगर के टिप तक, तो माइक्रोवेस्कुलेचर जो सप्लाई हुआ ब्रेन में, हार्ट में, वहां जाकर के रोजेट ब्लॉक कर देगा माइक्रोवेस्कुलेचर को। तो अब क्या होगा, आपका माइक्रोवेस्कुलेचर हैज बीन ब्लॉक, दैट कैपिलरी हैज बीन ब्लॉक, तो फर्दर उसमें ब्लड जाएगा नहीं, एंड द एरिया अफेक्टेड विल गेट इस्चेमिक, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस एरिया में। अब सपोज द माइक्रोवेस्कुलेचर व्हिच इज गोइंग टू द ब्रेन, वहां पर रोजेट जाके ब्लॉक कर दिया, तो देन कंडीशन बिकम्स लीथल फॉर द पर्सन। तो यही सेरिब्रल मलेरिया में, दिमागी बुखार में यही हो जाता है। तो जब मलेरिया बहुत एग्रीवेट हो गया, आप सेरिब्रल देखते हो, दिमागी बुखार वाला पेशेंट जल्दी बचाना, आजकल तो थोड़ा सा हो गया मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस, लेकिन फिर भी उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ये क्यों हुआ सेरिब्रल मलेरिया उसको, उसके पीछे कारण क्या था, वो आदमी था हाई एक्सप्रेसर, यहाँ पर उसको नुकसान हो गया, उसके CR1 जो था आरबीसी के ऊपर बहुत ज्यादा थे नंबर में। तो जब मैंने पेशेंट का स्टडी किया, सेरेब्रल मलेरिया पेशेंट का, उसका जेनेटिक्स सबका DNA आइसोलेट करके CR1 जीन का स्टडी किया, तो देखा डेंसिटी पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो फैक्टर है, डेंसिटी पॉलीमॉर्फिज्म मतलब यही हाईएस्ट एक्सप्रेसर, इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर, लीस्ट एक्सप्रेसर, तो डिफरेंट डेंसिटी है। तो ये डेंसिटी जो है जीन में आप फिर वो आइसोलेट करके DNA को PCR करके RFLP करके एक चेंज होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन, ये चेंज की बस उसी की वजह से होता है, और वो भी इंट्रॉन रीजन में है, एक्सॉन रीजन में है भी नहीं। तो इंट्रॉन नंबर 27 में H एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से होता है। तो ये डिटेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं कि पर्सन को कि तुम हाई एक्सप्रेसर हो कि लीस्ट एक्सप्रेसर हो कि इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर। तो एक तो तरीका ये है कि सीधा DNA को उठाए, DNA को स्टडी कर लिए, तो वहां से पता लग गया। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट
कैसे पता लगाएंगे हाईएस्ट एक्सप्रेसर लीस्ट एक्सप्रेसर? हम उसका आरबीसी ब्लड निकाले, आरबीसी को लिए और यही फ्लो साइटोमेट्री मशीन की। इतना कहानी क्यों सुनाया आपको हम? इसीलिए क्योंकि अब हमको प्रूफ करना होगा कि जीन से भी हम साबित कर दे कि फलना आदमी जो है हाई एक्सप्रेसर है। तो हम कैसे माने वो हाई एक्सप्रेसर? आरबीसी पर भी दिखाओ हमको भैया कि है कि नहीं है। ठीक है ना, दोनों चीज टैली कराओ। तो जीन से तो हम बता रहे हैं कि एच है, HHL है, ये हाईएस्ट एक्सप्रेसर। तो वो जो तो फाइनली रिजल्ट में क्या पाए, लास्ट में पीएचडी खत्म हुई तो मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया पे, तो इसको थोड़ा समराइज करके बाहर कहानी शुरू कर दें तो रिसर्च का कोई रिजल्ट का एंड और कंक्लूजन पर लाना जरूरी है ना। तो फाइनली लास्ट में क्या पाए, यही कि सेरिब्रल मलेरिया जो हाईएस्ट एक्सप्रेसर थे, जो हमारा पेशेंट का पॉपुलेशन में, एक तो कंट्रोल पॉपुलेशन होता है हेल्दी, मतलब 500 हेल्दी आदमी का भी ब्लड निकाले, उसमें सब जीन पॉलीमॉर्फिज्म देखे कि हाई एक्सप्रेसर है कि लीस्ट एक्सप्रेसर है, आरबीसी पर भी, डीएनए पर भी, और फिर ये भी देखे कि हर आदमी कितना इफेक्टिवली सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स को सर्कुलेट कर रहा है। फिर सब डेटा को कोरिलेट किए कि जीन अगर में भी हाई एक्सप्रेसर था और आरबीसी पर भी हाई था, तब कितना हो रहा था सर्कुलेशन से उसका इम्यून कॉम्प्लेक्स, और सब पैरामीटर सब लगा के। तो फाइनली रिजल्ट जो आया उसमें यही था कि जो ज्यादातर पेशेंट जिनको सेरिब्रल मलेरिया वाले थे वो सब हाई एक्सप्रेसर थे। हाई एक्सप्रेसर हो 80% पेशेंट जो था वो हाई एक्सप्रेसर था। अराउंड 78% पेशेंट जो थे वो हाई एक्सप्रेसर ऑफ कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर जीन थे। अब सवाल उठा, ठीक है बाकी का क्या, लीस्ट एक्सप्रेसर वाले का क्या? वो भी तो प्रोटेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर तो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 सबसे कम है, तो वो तो सिर्फ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया से बच जाना चाहिए, उसको तो दिमागी बुखार नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमागी बुखार तो उसको हो रहा था, इवन इंटरमीडिएट वाले को भी नहीं हो रहा था। वो जिसके ऊपर 1000 की संख्या में है CR1, दिमागी बुखार ज्यादा उनको हो रहा था जिनके ऊपर 10,000 की संख्या में CR1 मौजूद है आरबीसी पर। तो अब तो सबसे नीचे वाले को क्या हो रहा था? सबसे नीचे वाले जो लीस्ट एक्सप्रेसर थे उनका किडनी फेल हो रहा था। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होता है, सिर्फ किडनी पर ही असर नहीं होगा, ब्रेन पर, सब पर असर होता है। तो उसमें उस मलेरिया के केस में किडनी फेल हो रहा था और हाई एक्सप्रेसर वाले में सेरिब्रल दिमागी बुखार हो रहा था। ये दोनों ग्रुप जो थे, अगर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का इन्फेक्शन हुआ तो दोनों ग्रुप जो है काफी एक्सपोज्ड है, रिस्की है, इनको सीवियर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया डेवलप होने में। प्रोटेक्टेड था ये इंटरमीडिएट वाला, वो इंटरमीडिएट सीवियर पेशेंट्स में इंटरमीडिएट नहीं थे, लगभग एकदम बहुत कुछ ही थे, शायद उतना रिजल्ट रिकॉल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सब नॉन सीवियर पेशेंट्स जो थे वो इंटरमीडिएट थे। अब देखो मलेरिया वाला मच्छर के अंदर मलेरिया का रहेगा परजीवी और काटेगा तो इन्फेक्शन तो होगा ही। अब बहादुरी यहाँ पर है कि उस आदमी के अंदर क्या होता है, अब इम्यून रिस्पॉन्स या उस पैरासाइट, उसका पूरा जेनेटिक्स कंबाइंड है, इम्यून सिस्टम कंबाइंड है, टोटल रिस्पॉन्स क्या होता है, वेदर द सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलपिंग और नॉट, और माइल्ड कॉम्प्लिकेशन होकर रह गया या अब उसको दिमागी बुखार हो गया, किडनी फेल हो गया। तो ये सब सीवियर कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, यही मेरा था पॉइंट ऑफ रिसर्च। तो लास्ट में ये कंक्लूड कर दिया कि इंटरमीडिएट एक्सप्रेसर्स आर द प्रोटेक्टेड वंस। तो उसमें करते कैसे थे, हम क्या करते थे, CR1 को कैसे काउंट करेंगे आरबीसी के ऊपर, इसी फ्लो साइटोमेट्रिक मशीन। तो आरबीसी को पहले प्यूरिफाई कर लेते थे। अब देखो ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का कमाल। तो अब फॉरवर्ड एंगल स्कैटर और साइड एंगल स्कैटर से आरबीसी का पॉपुलेशन हम सेपरेट कर लिए WBC से। नाउ द आरबीसी सैंपल जो पहले से ही सैंपल में हम आरबीसी को हम रंग चुके हैं, यानी कलर कर चुके हैं, एक तरह से समझो। आरबीसी के ऊपर CR1 प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर प्रोटीन। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ऑरेंज यस सर। सर ऑरेंज रेड और ग्रीन का क्या काम है? वही समझा रहे हैं, वही समझा रहे हैं। अब देखो ना इसका, इसमें कितना एडवांसमेंट हुआ। कोई नया कंप्यूटर का दुकान खोलता है तो एक कंप्यूटर खरीदता है, फिर समझ में आता है फायदा होता है, अरे हम 2 लगा लेते हैं, 3 लगा लेते हैं, 4 लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसी मशीन में इन्होंने कहा कि भाई एक ही बार हम स्टडी करेंगे, एक ही साथ हम काहे नहीं 10 मॉलिक्यूल का स्टडी करें, एक ही का क्यों करें, 10 का करें एक एक टाइम पर। तो 10 को ट्यूब लगा दिए, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो अभी तक मैक्सिमम जो है फ्लो साइटोमेट्री मशीन में 11 कलर है,
और मेरे टाइम पर 3 कलर था, 5 कलर मशीन था, अब 11 कलर मशीन आ गया है। अब वो हम बताते हैं कलर मतलब क्या, अब ये समझोगे तब समझ में आएगा। तो मेरा सिर्फ 1 ही कलर था, हमको एक ही कलर का, हमको सिर्फ एक ही CR1 को ही काउंट करना। सपोज करो कि कोई CR2 को भी देखना चाहता है, CR1 और CR2 दोनों देखना चाहता है, तो उसको 2 कलर करना पड़ेगा, 2 को फोटो मल्टीप्लाई 2। अब कोई 10 गो मॉलिक्यूल है, CR1 CR2 और भी अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल जो है सरफेस पर, उसको भी स्टडी करना एक ही साथ, एक ही सेल के ऊपर, तो वो फिर डिफरेंट, फिर हर मॉलिक्यूल का जो है वो अलग अलग, पहले इसको समझोगे तब समझोगे कैसे हो रहा है। फिर हम इसी साइड स्कैटर को हम फिर रीड करते हैं, इसी साइड स्कैटर से जो है, क्योंकि जब साइड स्कैटर हो रहा है, ठीक है, पहले ये समझो सैंपल कैसे बना, सैंपल बनाए, सैंपल को हम कलर किए पहले। अब जिस सेल पॉपुलेशन को हमको स्टडी करना है, मान लो हम, मेरा स्टडी था RBC के ऊपर CR1 को हमको काउंट करना है, गिनना है कितना संख्या में है, तो हम एंटी CR1 एंटीबॉडी यूज किए, मोनोक्लोनल। तो एंटी CR1 एंटीबॉडी विल बाइंड टू द CR1 मॉलिक्यूल एंड एंटी CR1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सॉल्युबल, कोई सरफेस बाउंड नहीं है, एंड CR1 इज सरफेस बाउंड टू द RBC, RBC के ऊपर CR1 है, और हम CR1 के स्पेसिफिक एंटीबॉडी उससे हम सॉल्यूशन में दे दिए और इंक्यूबेट कर दिए, और इसको शेकर पर डाल दिए 3-4 घंटा के लिए इन द ब्लॉकिंग सॉल्यूशन, और वो जाकर के CR1 इज द एंटीजन नाउ, to that antigen the given antibody anti-CR1 will go and bind. Now the antibody has bound to the your protein of interest. So now what you will do, what you will do is you will add a secondary antibody which is specific to your primary antibody. Here modification थोड़ा ELISA जैसा सोच लो, and the secondary antibody is tagged with a fluorescent chrome, ओके, which upon लेजर लाइट उसके ऊपर पड़ने पर, अब हमारा यहीं पर है वो सेल के सैंपल में हमने एंटीबॉडी डाल दिया, प्राइमरी एंटीबॉडी पहला, तो जो कि CR1 के अगेंस्ट था, 2 घंटा इंक्यूबेट किए, उसके बाद सब एंटीबॉडी बाइंड कर गया CR1 का, वहां से वॉश कर दिए, एक्सेस एंटीबॉडी सब निकल गया। अब हमारा कंडीशन क्या है, CR1 मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर प्राइमरी एंटीबॉडी जो है एंटी CR1 वो बाउंड है, बट अभी तो हम देख नहीं सकते सब, जब तक कोई हम फ्लूसोन कोई टैग यहाँ पर अटैच नहीं करें, तो हम टैग अटैच इस पर ना करके सेफ रख के हम एक सेकेंडरी एंटीबॉडी जो ऑलरेडी टैग्ड होता है पहले से ही, ठीक है, आर्टिफिशियल लैबोरेटरी में टैग कर दिए, उस पर फाइटोक्रोम FITC ये सब फ्लोरोसेंट क्रोम होते हैं, नाम आगे हम देखेंगे इसमें, अभी हम ओवरव्यू बता रहे हैं, वो टैग रहता है एंड टू दैट सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंड दैट सेकेंडरी एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक टू प्राइमरी एंटीबॉडी। अब क्या हो गया, उसके साथ इंक्यूबेट कर, अब 3 तल्ला मकान बन गया समझ लो। सबसे नीचे CR1 प्रोटीन है जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वो है, उसके ऊपर बाइंड किया हुआ है प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि अगेंस्ट है CR1 के, और प्राइमरी एंटीबॉडी के स्पेसिफिक है सेकेंडरी एंटीबॉडी, वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, एंड टू द सेकेंडरी एंटीबॉडी ए फाइटोक्रोम इज अटैच्ड, जो कि लाइट, लेजर लाइट पड़ने पर वो इल्यूमिनेट होता है, चमकता है, और उसके चमकने से वो जो लाइट एमिट करता है, चमकने के बाद फ्लूरोसेंट क्रोम है ना, तो फ्लूरोसेंट क्रोम पर जब लाइट पड़ेगा तो वो लाइट एमिट करता है, लेजर लाइट पड़ने के बाद वो डिफरेंट वेवलेंथ में, तो जब वो लाइट एमिट करेगा तो उस लाइट को पढ़ने के लिए, उस वेवलेंथ पर्टिकुलर लाइट को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए एक स्पेशल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है जो उस क्रोम का स्पेशल होता है। अब ग्रीन लाइट डिटेक्ट कर रहा है तो ग्रीन लाइट का स्पेशल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, ये सब का नाम आगे बताएंगे। ग्रीन लाइट जो होता है FITC होती है, रेड वाला जो होता है PE होता है शॉर्ट फॉर्म, हम ये वाला यूज करते थे, रेड वाला। तो अब हमारा जो है कलरिंग हुआ, सैंपल को पहले से हम क्या करके रखे हैं, डालने से पहले प्राइमरी एंटीबॉडी से इंक्यूबेट किए, उसके बाद उसको हम वॉश कर दिए, एक्सेस एंटीबॉडी निकल गया, अब सिर्फ बचा हुआ है जो बाउंड स्टेट में है, उसके बाद हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डाले जो प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर गया, फिर वॉश कर दिए, एक्सेस एंटीबॉडी निकल गया, अब सिर्फ बचा हुआ है हमारा नीचे CR1 प्राइमरी एंटीबॉडी, उसके ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी, एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो टैग्ड विथ ए फ्लोरोसेंट क्रोम।
अब ये सब चीज होके रखा है, सैंपल प्रिपेयर्ड, अब इसमें हम रन किए। रन करने के बाद लेजर लाइट पड़ा। पहले तो फॉरवर्ड स्कैटर, साइड स्कैटर से WBC RBC अलग हो गया। उसके बाद फाइटोक्रोम C जो है वहां पर PE जो टैग्ड है उस हमारा CR1 के ऊपर, उस पर लेजर लाइट पड़ा, तो उससे जितना भी लाइट निकला वो रिफ्लेक्ट हुआ मिरर के थ्रू, बट दीज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स विल नॉट डिटेक्ट इट। That light will be detected by the photomultiplier tube, which is special and dedicated to that light only. So वो सब चैनलाइज रहता है, इसमें स्पेशल पूरा चैनलाइज रहता है, ट्यूबिंग किया हुआ, तो वो सब पूरा फाइबर नेटवर्क रहता है इसमें बहुत सारा। तो वो फिर वो उस लाइट को वो पढ़ लिया, तो उसने फिर उस सिग्नल को भेज दिया, तो उसने बता दिया कि कितना लाइट चमक रहा था यहाँ पर फ्लोरोसेंट क्रोम में। तो जितना फ्लोरोसेंट क्रोम में लाइट चमक रहा था, दैट मींस दैट मच सेकेंडरी एंटीबॉडी इज इन द बाउंड स्टेट टू दैट सेल, दैट मच सेकेंडरी एंटीबॉडी इज बाउंड टू दैट सेल इन दैट स्टेट, that means that much primary antibody anti-CR1 molecule is bound to that cell in that state, that much primary antibody is anti-CR1 is bound, that means that much CR1 molecule is present on the surface of that cell. So पूरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, हम ऊपर वाला को पकड़ लिए, ये स्पेसिफिसिटी है सबका, तो इसको काउंट कर लिए। उसके बाद नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो CR1 था वो काउंट हो गया कि कितना है। ओके, तो हमको सिर्फ CR1 काउंट करना था, तो हम एक को यूज किए, बाकी को छोड़ दें, क्या क्लिक करें। अब कोई 2-3 मॉलिक्यूल पर स्टडी कर रहा है तो वो सबके लिए फिर अलग अलग डिटेक्टर है, अलग अलग टाइप का फ्लोरोसेंट क्रोम है। समझ में आई आपको इतनी बात? बेसिक। यस सर। Yes, sir. अब जो है इसको हम अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं इतना बकते तो ये अगर हम पढ़ भी देते ना तो आपको समझ में नहीं आता। अब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, और थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब flow cytometry is a popular laser based technology to analyze the characteristics of cells or particles. Clear? Flow cytometry is a widely used method for analyzing the expression of cell surface and intracellular molecules. Cell surface के ऊपर जो molecule है उसको एनालाइज करने के लिए, जैसे अभी हम बताए कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर 1 या और भी वेराइटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सरफेस मार्कर्स आर देयर, जिसके ऊपर आपका स्टडी करने का मन है ना, जहां पर रिसर्च करना है, टॉल लाइक रिसेप्टर, मेनी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर, तो जिसके ऊपर आपका रिसर्च होगा उसको, या इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल्स में भी इसको यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा टफ है, सो इसको हम लोग अभी निकाल देंगे आपका पॉइंट ऑफ, इससे सिर्फ सेल सरफेस के बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ओके, सॉल्युबल एंटीजेंस का भी चेकिंग करना। तो कैरेक्टराइजिंग एंड डिफाइनिंग, वो बहुत लंबी हो जाएगा। एंड कैरेक्टराइजिंग एंड डिफाइनिंग डिफरेंट सेल टाइप्स इन ए हेट्रोजीनस सेल पॉपुलेशन। हेट्रोजीनस सेल पॉपुलेशन, अलग अलग तरह का सेल्स है और सेल की संख्या भी बहुत ज्यादा है, न्यूमरस। तो हाउ विल यू डू इट, कैसे कैरेक्टराइज करिएगा आप and define different cell types in a heterogeneous cell population. Okay, assessing the purity of isolated subpopulation and analyzing cell size and volume. It allows simultaneous multi-parameter analysis of a single cells. Simultaneous multi-parameter, ये सब important point है, एग्जाम में आ गया तो लिखोगे ये सब। Simultaneous multi-parameter बताए ना अभी, simultaneously एक ही साथ 11 कलर कर लिए, multi-parameter, डिफरेंट पैरामीटर। अब CR1 भी स्टडी कर सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल भी स्टडी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं, एक ही साथ, इन्हें के अलग अलग, एक ही सेल के ऊपर। तो हम क्या देख सकते हैं, एक के कॉम्बिनेशन में दूसरा का इफेक्ट, दूसरे के कॉम्बिनेशन में तीसरा का इफेक्ट, और पूरे के कॉम्बिनेशन में पूरा का इफेक्ट। तो इस तरह करके मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया साइंटिस्टों के लिए, कि वो काफी एडवांसमेंट हुआ सेलुलर बायोलॉजी में इस मशीन के आने के बाद। एंड टुडे आप समझिए कि 40,000 से ज्यादा शोध पत्र समझिए प्रकाशित हुआ है, फाइंडिंग कर चुके हैं इसी मशीन, इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, इसकी हेल्प की मदद से हम बहुत सारे खोज किए हैं। ओके, तो अब देखिए फिर इसमें
तो क्या होता है, साइमल्टेनियसली मल्टी पैरामीटर एनालिसिस होता है। So it is predominantly used to measure fluorescence intensity produced by fluorescent leveled antibodies. पहले तो ये predominantly used by fluorescent intensity produced by fluorescent antibody, अभी बताया ये रेड fluorescent antibody भी हम जो यूज किए उससे जो इंटेंसिटी रिलीज हुआ वो फ्लुओरेसेंट लेवल्ड एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो था फ्लुओरेसेंट लेवल जो हम बताए उससे डिटेक्ट किया जाता है लाइगेंड्स। तो ये भी जो अभी हम बताएं उसका समरी है, थोड़ा डिटेल में यहाँ देखो। ये फिगर समझ में आ गया था आपको? हाउ द फ्लो साइटोमेट्रिक वर्क्स? Yes, sir. हाउ द फ्लो साइटोमेट्रिक, ये पढ़ देते Yes, sir. ठीक है ना, वन लाइन बाय लाइन। फ्लोरोक्रोम लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सॉल्यूशन। अब मोनोक्लोनल यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है ये समझाने जाएंगे तो आधा घंटा जाएगा। मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल, ठीक है। पॉलीक्लोनल के पास बहुत सारा एपिटोप के स्पेसिफिसिटी होता है और यहाँ हमको 1 by 1 काउंट करना है, तो हमको स्पेसिफिसिटी एक ही एपिटोप का चाहिए, यानी एक CR1 एक ही बार काउंट हो, 2 बार काउंट नहीं हो जाए। जैसे हम किसी को क्लास में बोलेंगे भैया हाथ खड़ा करो, तो एक ही हाथ खड़ा करेगा ना, दोनों हाथ खड़ा करेगा और उनको बॉडी नहीं दिखेगा तो समझेंगे 2 स्टूडेंट है। तो पॉलीक्लोनल अगर 2 गो एंटीबॉडी बाइंड हो गया एक आरबीसी CR1 मॉलिक्यूल से, तो हमको समझ में फॉल्स रीडिंग आएगा कि यानी 2 CR1 मॉलिक्यूल है वहां पर, तो एक की जगह डबल काउंट हो जाएगा, इसलिए मोनोक्लोनल यूज करते हैं, यानी एक CR1 से एक ही बाइंड करे, एक ही एपिटोप। सॉरी, एंटीबॉडी सॉल्यूशंस आर एडेड टू द सेल सस्पेंशन। ये फ्लोरोसेंट लेवल्ड मोनोक्लोनल, या तो आप डायरेक्टली प्राइमरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे टाइम पर सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज होता है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, प्राइमरी एंटीबॉडी को फ्लोरोक्रोम लेवल्ड कर दिया है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी आपको रेज करना होता है, क्योंकि आपका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट सब आपका यूनिक है, बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन, लैक्स ऑफ प्रोटीन है, सब रिसर्चर अलग अलग कर रहा है। तो आप जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो वो होता है कि और कोई नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो, तो आपको मिलेगा कहाँ वो पहले से लेवल, तो आप उसको फिर से उसका एंटीबॉडी खुदे बनाओगे, किसी को ऑर्डर करके या एनिमल हाउस को हायर करके खरगोश में डालोगे कि भैया हमको इस प्रोटीन का एंटीबॉडी चाहिए जिसका हमको मोनोक्लोनल ऑब्टेन करना है, फिर आगे हमको एक्सप्लेन स्टडी करना है, तो आपको खुद ही एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है, अब एंटीबॉडी, अब ये एक्सपेरिमेंट करना है, अब 1-2 साल के बाद ही ना करोगे, पहले तो एंटीबॉडी बनाओगे। अब मान लिया आपका चूहा मर गया, 6 महीना तक उसको पाले पोसे खिलाए पिलाए, कुछ हुआ मर गया, आपका 6 महीना काम खराब। बहुत हमारे रिसर्चर साथियों के साथ ये सब होते रहता था, बेचारा रोते रहता था, इतना दिन तक एनिमल हाउस में पलाया, अब एंटीबॉडी निकालने का टाइम आया मर गया या कुछ खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये सब सेल लाइन किसी का खराब हो गया, तो ये सब होते रहता है, कोई बात नहीं। लास्ट में क्या होता है कि काम हो जाता है, फाइनली काम कंप्लीट हो जाता है, फिर अब 6 महीना लगेगा उसको, फिर से पालेगा पोसेगा खिलाएगा दूसरे को, फिर उसमें एंटीबॉडी बनवाएगा। तो पहले जो है, तो अब क्या करता है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगाया पता नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते थे, पहले तो उसको बनाए और उसके बाद फ्लोरोक्रोम लेवल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को करते थे, क्योंकि अब ये एनिमल के अंदर हम डायरेक्ट नहीं, और फिर प्यूरिफाई करके डायरेक्ट लेवल करने बहुत वो दिक्कत था, तो दूसरे को लेवल कराते थे और प्राइमरी को हम प्योर फॉर्म में लेते, तो दोनों लिख सकते हो, वो भी ठीक है। सॉल्यूशंस आर एडेड, यानी ये भी लिख दो तो भी चलेगा। फ्लोरोक्रोम लेवल्ड, यानी समझ लो फ्लोरो, यहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी ही फ्लोरोक्रोम लेवल्ड है, ओके। फ्लोरोक्रोम लेवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यही प्राइमरी एंटीबॉडी है। सॉल्यूशंस आर एडेड टू ए सेल सस्पेंशन, सेल सस्पेंशन जो हम हार्वेस्ट किए जिस पर स्टडी करना है उसको सुटेबली डाइल्यूट करते हैं, पूरा का पूरा सेल थक्का तो ले नहीं लेंगे, तो हमारा 1 by 1 वहां से गुजारना भी, क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए, क्लम्प नहीं होना चाहिए, तो एक सुटेबल सस्पेंशन बनाते हैं रफली। इसमें मशीन में एक बार जो है 10,000 सेल्स का जो है सॉर्टिंग इज सेफ एक टाइम पर, तो एक ट्यूब में हम इस तरह से डाइल्यूशन करते हैं कि 10,000 सेल कम से कम, मतलब लगभग हो, उससे ज्यादा ना हो, तो उस हिसाब से सेल सस्पेंशन बना लिए एक रफ आइडिया से। एंड फ्रॉम ए पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो, एस्पायरेट और लिम्फ नोड, जहां से भी हमारा सेलुलर ओरिजिन जिसका भी स्टडी करना है वहां से लिए सेल का है। द ट्यूब्स आर इंक्यूबेटेड एट रूम टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट कर दिया उस, ठीक है। कब इंक्यूबेट किया, प्राइमरी एंटीबॉडी या फ्लोरोक्रोम लेवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐड करने के बाद टू योर सेल सस्पेंशन, सुटेबली डाइल्यूटेड सेल सस्पेंशन फॉर ए सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ शॉर्ट लिखा हुआ, लिखना सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग क्या करते थे, CR1 को जब डालते थे तो उस समय 1 घंटा रखते थे,
1 घंटा। लेकिन यही प्रक्रिया आपको फिर स्टैंडर्डाइज हर बार 1 ही घंटा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरा बार क्योंकि हमको 500 आदमी में देखना है, सब पेशेंट में देखना है, या ECR1 कितना है उसका, एरिथ्रोसाइट CR1। तो ऐसा नहीं कि किसी एक पेशेंट का हम 1 घंटा रख रहे हैं, किसी का 2 घंटा रख रहे हैं, किसी का 2.5 घंटा रख रहे हैं, मनमाना नहीं। एक बार जो प्रोटोकॉल सेट हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, तो हर बार हर सैंपल के साथ हम सेम प्रोसीजर एकदम डिट्टो का डिट्टो, कोई वेरिएशन जितना लाने का नहीं हो कोशिश करेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर में फॉलो करना होता है। 1 घंटा से आपका प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज, 1 ही घंटा रखेंगे। तो 1 घंटा रख रहे हैं मान लो, और उसमें ब्लॉकिंग सॉल्यूशन होता है, रॉकर पर रखता है। ब्लॉकिंग सॉल्यूशन में ये खाने वाला जो दूध होता है ना, सॉलिड मिल्क पाउडर, वो रखते हैं। क्योंकि RBC का ऐसा, जैसे आदमी को बाल होता है तो सब जगह माथा में तो बाल भरा हुआ नहीं, कहीं कहीं पर स्काल्प भी है, कहीं गंजा भी है, कहीं बाल है, कहीं गंजा है। तो अब समझ लो कि बाल जो है वो CR1 है, अब कहीं गंजा है जो वो सरफेस जो है RBC का सेल सरफेस है। तो अब हम CR1 डालेंगे उस पर फ्लोरोसेंट लेवल, तो ऐसा नहीं कि जो फॉल्स रीडिंग दे दे वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाए, एंटीबॉडी नॉन स्पेसिफिक। तो हम क्या करते हैं ना, जो अनमास्क सरफेस होता है जहां पर CR1 नहीं है, उसको हम लिपाई पोताई कर दिए। तो लिपाई पोताई करने के लिए ब्लॉकिंग बोलते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं कि जो दूध पाउडर होता है, मिल्क पाउडर, उसको डिजोल्व करके उस मिल्क पाउडर को डाल देते हैं। तो केसिन प्रोटीन जो होता है मिल्क पाउडर में बहुत अच्छा काम करता है। तो जितना भी खाली जगह होता है उसको भर देता है अपना केसिन पाउडर, अपना लेयर बना लिया। अब ऊपर में सिर्फ निकला हुआ है, मतलब बाल समझो दर्जी के यहाँ है तो वो निकला हुआ है सिर्फ उसका बाल, समझ लो कि CR1 निकला हुआ है, तो सिर्फ CR1 मॉलिक्यूल इज अवेलेबल फॉर द बाइंडिंग। बाकी जो है जहां नहीं है CR1, वो सरफेस भी मास्क्ड है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग कर लिए, प्राइमरी एंटीबॉडी से इंक्यूबेशन कर दिए, ब्लॉकिंग कर दिए, वॉशिंग कर दिए। उसके बाद many flow cytometers, but some of the models require operator to process the tubes individually. Okay, the more than 10,000 cells from each tube are typically analyzed to produce statistically valid information. Each cell passes individually through the highly focused laser beam of the flow cytometer. Each cell is passing through a highly focused laser beam. Okay, laser light and emit light of certain wavelength. The cells are scattered light. The cells also scatter light at multiple angles. Cells जो है एक तो बाहर भी निकल गया, मल्टीपल एंगल पर भी स्कैटर किया। एंड फोटो डिटेक्टर्स, ये फोटो डिटेक्टर्स है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब को ही फोटो डिटेक्टर बोल रहे हैं। फोटो डिटेक्टर्स प्लेस्ड ए फॉरवर्ड एंगल एंड एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द लेजर बीम। फॉरवर्ड एंगल मतलब सीधा, एक तो सामने सामने की तरफ है, यानी यहाँ पर 180 डिग्री पर है, यानी 0 डिग्री भी कह सकते हो, और एक राइट एंगल पर है जो कि ये वाला है, साइड स्कैटर का। And as many as 5 fluorochrome signals can be detected from each cell. तो इस समय तक, ये लिखे जाने तक मशीन का एडवांसमेंट इतना था, यहाँ पर 3 दिखा रहा है, 5 तक था, यानी 5 कलर किया जा सकता है। नहीं, एक सेकेंड, फोटो डिटेक्टर्स, forward and right angle detectors, and as many as 5 fluorochrome signals can be detected. हाँ, 5 fluorochrome है तो 5 detectors of this, excluding these two, forward scatter and side scatter detector, 5 fluorochrome detectors तक मशीन आ गया था, अभी तो 11 तक है। And as many as 5 fluorochrome signals can be detected from each cell, यानी मल्टी पैरामेट्रिक एनालिसिस कर सकते थे तब तक। The signals from each photodiode, ये वाला जो है photodiode, are digitized and passed to a computer for storage, display and analysis. तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो